हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित। स्वागत है आप सबका जीनियस क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर यानी कि 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी, इसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ कर लिए थे और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के वो आज हम करने वाले हैं। एनसीईआरटी के इस चैप्टर से जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे हमने हर पॉसिबिलिटी लगा दी कि वो सभी क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट किए जाएं, ताकि आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की बिल्कुल नीड ना रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिलती रहे। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह कौन सा है? तो आपको ये बताना है, जैसे ये सूर्य है, इससे दूरी के क्रम में मतलब सबसे पास, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, यानी कि बढ़ती दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। बुध ग्रह। क्या बुध ग्रह थर्ड नंबर का ग्रह है? हमने तो पढ़ लिया, बुध तो फर्स्ट पे है। शुक्र, क्या शुक्र है? नहीं, शुक्र भी नहीं है, क्योंकि शुक्र तो दूसरे नंबर पे है। और तीसरा मंगल, मंगल तो आता ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि शुक्र के बाद तो कौन आता है? पृथ्वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि अर्थ। अब बात है सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस को एक बार फिर फिगर में देख लेते हैं। देखिए ये है सन, यहाँ पर सन दिख रहा होगा आपको। और सीक्वेंस की बात करें तो देखिए सबसे पहले आता है मरकरी यानी कि बुध, फिर आता है वीनस शुक्र, थर्ड नंबर पे पृथ्वी यानी कि अर्थ। और यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर था। उसने पूछा था कि थर्ड नंबर पे कौन सा आता है सूर्य से दूरी के अनुसार, तो वो हो जाएगा पृथ्वी। उसके बाद है मंगल यानी कि मार्स, उसके बाद जुपिटर, फिर सैटर्न यानी कि शनि, उसके बाद अरुण यानी कि यूरेनस, उसके बाद वरुण नेपच्यून। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में ग्रहों के आकार के घटते क्रम के अनुसार पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो हमें बताना है कि पृथ्वी का कौन सा स्थान है सौर मंडल में अकॉर्डिंग टू द साइज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसका 5th स्थान है। अब मैं आपको सभी ग्रहों की सीक्वेंस बता देता हूँ कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है साइज़ के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, और अर्थ 5वां है, तो उसके बाद बचे हुए 3 कौन हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार सीक्वेंस। ये देखिए, ये हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह हैं और ये सभी ग्रह सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किए गए हैं, लेकिन हमें तो बताना है साइज़ के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे बड़ा ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में है जुपिटर यानी कि बृहस्पति, तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद आता है सैटर्न यानी कि शनि, ये दूसरे नंबर पे है। उसके बाद आता है अरुण यानी कि यूरेनस, ये है तीसरे नंबर पे। उसके बाद है नेपच्यून यानी कि वरुण, ये आता है चौथे नंबर पे। तो आप एक सीक्वेंस देख रहे होगे, जुपिटर के बाद लगातार ग्रहों का आकार घटता जा रहा है। अब आपने अभी क्वेश्चन में पढ़ा कि अर्थ कौन से स्थान पे है? 5th स्थान पे, तो ये तो हो जाएगी 5th। उसके बाद 6th, देखिए 6th पे आता है शुक्र यानी कि वीनस, और 7th पे आता है मार्स, और 8th पे आता है यानी कि सबसे लास्ट में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह यानी कि मरकरी। तो आपको कौन कौन से मेनली याद रखने हैं? देखिए सबसे बड़ा ग्रह एक तो ये जुपिटर, आपको फर्स्ट नंबर पे ये याद होना चाहिए कि जुपिटर है। और सेकंड हमारे अर्थ की पोजीशन याद होनी चाहिए कि ये 5th नंबर पे आती है अकॉर्डिंग टू द साइज़। और देखिए सबसे छोटा ग्रह सौर मंडल में ये 8th नंबर पे जो है, ये है बुध ग्रह मरकरी। तो आपको ये सब तीनों याद होने चाहिए। वैसे तो आपको सभी याद होने चाहिए, क्योंकि अगर टफ क्वेश्चन बनाएगा तो वो आपको इसको अरेंज करने के लिए बोलेगा कि आप अरेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू द साइज़। ये 3 ग्रह तो आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए हैं। एक तो हमारी अर्थ की पोजीशन, और एक सबसे बड़ा ग्रह यानी कि जुपिटर, और एक सबसे छोटा ग्रह यानी कि बुध मरकरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग किस प्रकार का दिखाई देता है? आपको बताना है कि जो पृथ्वी का रंग है, अगर उसको अंतरिक्ष से देखें तो वो किस कलर की दिखाई देगी हमारी पृथ्वी। देखिए जैसे मैंने यहाँ फिगर भी लगा दिया, आपको दिख रहा होगा कि हमारी पृथ्वी का कलर कैसा दिखाई देता है अंतरिक्ष से। तो ये देखिए, ये नीला रंग दिखाई दे रहा है आपको, तो हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्लू कलर की। अब बात है कि ये ब्लू कलर की क्यों दिखती है। देखिए जो रेज़ आती हैं सन रेज़, उसमें 7 कलर होते हैं। तो वाटर क्या करता है कि सारे कलर ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन जो रिफ्लेक्ट करता है वो ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हमें अंतरिक्ष से ब्लू कलर की दिखती है हमारी अर्थ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि ब्लू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रकाश की चाल कितनी है, आपको ये बताना है कि स्पीड की लाइट कितनी होती है। देखिए ये यूनिट दे रखी हैं, आपको ये यूनिट का भी बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ किलोमीटर पर सेकंड दे रखा है या मीटर पर सेकंड दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड को क्या लिख सकते हैं, 3 × 10⁵ और अगर यही मीटर पर सेकंड में आ जाता, मीटर पर सेकंड में, तो देखिए क्या लिखते, 3 × 10⁸। तो ये याद रखिएगा कि आपसे यूनिट किस में पूछी है, अगर किलोमीटर में पूछी है तो आएगी 10⁵, और अगर आपसे मीटर में पूछी है तो आएगी 10⁸। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लग जाता है। देखिए सनलाइट आती है किससे, सन से, और पृथ्वी तक आती है, और इसके बीच में दूरी भी बहुत है। कल हमने पढ़ा था कि सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है, 150 मिलियन किलोमीटर, और अगर करोड़ किलोमीटर में बात करें तो 15 करोड़ किलोमीटर। तो देखिए इसको कवर करने में भी टाइम लगता है, क्योंकि लाइट की स्पीड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना समय लगता है, और वो पूछा है लगभग कितना समय लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 8 मिनट लग जाते हैं। और अगर आपसे सेकंड में पूछे तो सेकंड होंगे या तो 499 या फिर 500, इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन ये सेकंड में मिलेगा। और अगर एक्यूरेट पूछे और आपसे आगे सेकंड भी दे रखा हो तो लगते हैं 8 मिनट और 20 सेकंड। तो आपको अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन डिसाइड करना होगा कि क्या करना है। अगर 8 मिनट 20 सेकंड दे रखा है तो 8 मिनट 20 सेकंड ही लगाना है, और अगर अप्रोक्सीमेट में पूछा है, देखिए यहाँ लगभग में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मिनट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जो चंद्रमा की सतह पर जिसने पहला कदम रखा था। तो देखिए चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखने वाला इंसान था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहला कदम रखा कब था, क्योंकि आपसे डेट भी पूछी जा सकती है, और ये डेट एनसीईआरटी में भी मेंशन है, तो आपको डेट का तो डेफिनेटली याद रखना है। तो वो डेट थी 21 जुलाई 1969, यानी कि 69। ये डेट को याद रखिए, ये एनसीईआरटी में दे रखी है, हो सकता है किसी एग्ज़ाम में पूछ ली जाए। अब देखिए राकेश शर्मा, ये नाम भी आपने सुना होगा। अब ये कौन थे, ये देखो ये थे भारतीय। अच्छा नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ के थे, ये तो थे अमेरिका के, और राकेश शर्मा अपने भारत के थे, यानी कि इंडिया के। और इन्होंने क्या किया था, ये भारत की तरफ से मून पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अच्छा बज एड्रिन की बात करें तो ये कौन थे, देखिए आपने सबने सुना है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट थे, फर्स्ट से, लेकिन ये थे सेकंड, और ये इन्हीं के साथ ही गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ जिस स्पेसशिप में ये थे उसी में थे बज एल्ड्रिन। लेकिन इन्होंने दूसरा कदम रखा था। पहले जो मून पे लैंडिंग के बाद जो इनका स्पेसशिप उतरा था उसमें से सबसे पहले उतरे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उसके बाद जब उनके उतरने के बाद उतरे थे बज एड्रिन। तो दूसरा कदम रखने वाले कौन थे, बज एड्रिन। ये भी कभी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। अच्छा ये माइकल कॉलिंस, यानी कि ये भी साथ थे, उसी स्पेसशिप में ही थे, लेकिन ये उतरे नहीं थे, ये इन्होंने राउंड लिया था स्पेस में उसी स्पेसशिप से, यानी कि मून में ही। तो ये तीनों गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एड्रिन और माइकल कॉलिंस। तो आपको ये सब याद रखना है, और ये डेट को खास तौर पे याद रखना है, क्योंकि ये पूछी जा सकती है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम कब रखा था चंद्रमा पर। और आप नील आर्मस्ट्रॉन्ग को वैसे भी याद रख सकते हैं। देखिए चंद्रमा पर जाने वाला व्यक्ति वीक तो होगा ही नहीं, स्ट्रॉन्ग होगा, तो उससे याद आ जाएगा आपको नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का व्यास यानी कि डायमीटर पृथ्वी के व्यास यानी कि डायमीटर से कितना अधिक या कितना भाग है। तो आपको ये बताना है कि चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का कितना भाग है। अब भाग तो हम तब बताएंगे ना कि कितना हिस्सा है, जब हमें पता हो कि अर्थ का डायमीटर कितना है और मून का डायमीटर कितना है। तो देखिए अर्थ का डायमीटर तो है 12,742 किलोमीटर, ये यूनिट याद रखिए, किलोमीटर में बात कर रहा हूँ मैं, किलोमीटर में। और मून का डायमीटर कितना है, तो देखिए मून का डायमीटर है 3476 किलोमीटर। अब आप यहाँ से क्लियरली देख रहे होंगे कि ये इसका लगभग कितना हिस्सा है, 4 गुना है, यानी कि अर्थ जो है, अर्थ का डायमीटर वो 4 गुना है किसका, मून के डायमीटर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1/4 या 1/4।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है। अब आपको ये बताना है कि अर्थ से चंद्रमा की दूरी कितनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अर्थ की चंद्रमा से दूरी कितनी है 3,84,400 किलोमीटर। अब ये ऑप्शन बी को ध्यान से देखिए, ये देखिए ये सेम ही लगता है, लेकिन ये देखिए इसमें ज़ीरो का फ़र्क है। तो ये तो है 38,440 किलोमीटर, और जबकि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है कितनी 3,84,400 किलोमीटर। और देखिए ये ऑप्शन आपको मिलेगा एग्ज़ाम में, ज़रूर मिलेगा ये आपको ऑप्शन, लेकिन आपको ध्यान से चेक करना है क्योंकि एक एक नंबर की बहुत वैल्यू है। तो इसलिए ध्यान से ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा कि आप कौन सा ऑप्शन टिक कर रहे हैं, और ये ऑप्शन आपको मिलेगा भी ऊपर ऊपर और आपका ध्यान डायरेक्ट इधर ही जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3,84,400 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लेता है। यानी कि ये जैसे ये अर्थ है और ये चंद्रमा की ऑर्बिट है, ये चंद्रमा की ऑर्बिट है जैसे, तो ये पूरी ऑर्बिट कंप्लीट करने में चंद्रमा कितना समय लेता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 27 दिन। ये उसने लगभग में पूछा था, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लेता है। अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो चंद्रमा लेता है 27 दिन और 7 घंटे और 43 मिनट। ये है एग्जैक्ट टाइमिंग जो चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर यानी कि चंद्रमा रिवोल्यूट करने में जितना समय लेता है अर्थ के अराउंड 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। अगर एक्यूरेट पूछा जाए तो ये, और अगर अप्रोक्सीमेटली पूछा जाए तो 27 दिन। और एनसीईआरटी में 27 दिन ही दे रखा है, अगर अप्रोक्सीमेटली पूछता है तो आपको 27 दिन ही लगाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर स्थित गड्ढे। देखिए चंद्रमा पर भी गड्ढे हैं, आपने सुना होगा, बहुत से सॉन्ग्स में भी बताया गया है, शायरी में भी आता है। तो आपको बताना है कि चंद्रमा पर स्थित गड्ढों की जो छाया है उसको पृथ्वी से किस दिन देखा जा सकता है। क्या अमावस्या के दिन देखा जा सकता है, या पूर्णिमा, या दोनों, या किसी भी दिन नहीं देखा जा सकता। तो देखिए जो चंद्रमा पर स्थित हैं गड्ढे, उनकी छाया मून पर पड़ती है, उसको जो अर्थ से देखा जा सकता है उसको देखा जा सकता है पूर्णिमा वाले दिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये एनसीईआरटी में से लिया गया एक पिक्चर है। देखिए इसमें दिखाया गया है कि ये जो अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखता है उस पर ये हल्के हल्के स्पॉट्स से दिखते हैं। ये देखिए ये दिख रहे, ये छाया है उन स्पॉट्स की, यानी कि जो गड्ढे पर्वत हैं उस पर चंद्रमा पर, तो उनकी जो छाया को पृथ्वी से पूर्णिमा के दिन देखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए तारे तो लगाते ही हैं, ग्रह भी लगाते हैं, और उपग्रह कैसे लगाते हैं। देखिए उपग्रह का मैंने आपको समझाया था, उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये ग्रह है तो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये ग्रह भी तो किसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के चारों ओर, यानी कि सभी सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगा ही रहे हैं। ये जैसे ग्रह की ऑर्बिट है और यहाँ पे इनके उपग्रह भी घूमते रहते हैं इनके साथ ही। तो ऐसे ऐसे यहाँ अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो चंद्रमा भी इसके साथ साथ ही रोटेट कर रहा है। तो इसी तरह ये जो मून है ये भी ये जो सन के अराउंड मूव करता रहता है, किसके अलोंग विद, अर्थ के अलोंग विद। तो आपको ये बताना है कि जो छोटे छोटे पिंड हैं इन पिंडों को कहा क्या जाता है, जो ग्रह और तारों के अतिरिक्त, उपग्रहों के अतिरिक्त सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो देखिए मैंने पिक्चर भी लगा रखी है, इनको क्या बोला जाता है, क्षुद्र ग्रह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, एस्ट्रॉयड। देखिए इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अभी आपको नेक्स्ट पता चल जाएगा, लेकिन एज इट इज़ लाइन को याद रखना है। ये एज इट इज़ लाइन एनसीईआरटी में दी गई है, और अगर ये एग्ज़ाम में पूछी गई तो ये बड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगी। तो आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि ये कन्फ्यूज़न कैसे क्रिएट करेगा। देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को क्या कहा जाता है। देखिए वहाँ था पिंड, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा, देखिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। पिछले क्वेश्चन में तो था कि पिंड को क्या कहा जाता है। देखिए ये पिंड था, जो छोटे छोटे पिंड थे, और अब जो मैं पूछ रहा हूँ वो हैं छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े। इन छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को क्या कहा जाता है, उल्का पिंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि मेट्रोराइट्स। ये ऐसे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, और ये कई बार तो पृथ्वी के, ये मान लो पृथ्वी है
तो इसके कई बार इतने नज़दीक आ जाते हैं कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको अपनी तरफ खींच लेता है, और जब ये आते हैं तो बड़े घर्षण के साथ एंटर करते हैं और इनमें आग तक लग जाती है। इसी को आप पुच्छल तारा भी बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा, इसके पीछे जब आग लगती है ना, ऐसे ऐसे पूछ सी बन जाती है, इनके पीछे एक फ्लेम सी दिखाई देती है, इन्हीं को पुच्छल तारा भी बोलते हैं। कई बार तो ये पूर्ण रूप से जल जाते हैं और कई बार तो वो ऊपर ही ख़त्म हो जाते हैं, और कई बार जब ये पूर्ण रूप से नहीं जल पाते तो ये अर्थ की तरफ गिरते हैं, और जैसे ही जहाँ पे भी अर्थ पे गिरते हैं वहाँ एक गड्ढा सा बन जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि उल्का पिंड सड़क पे गिर गया या जंगल में गिर गया, तो इन्हीं को बोला जाता है उल्का पिंड, यानी कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उल्का पिंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में फैली एक सफ़ेद चौड़ी पट्टी जिसमें लाखों तारों का समूह होता है, वह क्या कहलाती है? यानी कि जो वो पट्टी है वो क्या कहलाती है? देखिए ये पट्टी सी है, मैंने आपको दिखा दिया इस पिक्चर में। ये पिक्चर एनसीईआरटी से ही लिखी गई है। तो देखिए ये जो पिक्चर है इसके नीचे आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा आकाशगंगा, यानी कि जो वो सफ़ेद चौड़ी पट्टी है जिसमें लाखों तारों का समूह होता है वो कहलाती है आकाशगंगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसे कहते हैं गैलेक्सी। और ये सफ़ेद रंग की है होने के कारण इसको मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मिल्की वे। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, यानी कि आकाशगंगा भी पूछा जा सकता है, और हमारी जो सौरमंडल है वो किसका एक हिस्सा है? मिल्की वे गैलेक्सी का, यानी कि आकाशगंगा का। अब ये तारों के समूह को पढ़कर आपको कुछ याद आ रहा है? लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें ये था कि तारों का वह समूह जो किसी एक विशेष आकृति को प्रदर्शित करता है वो क्या कहलाता है? नक्षत्र मंडल। जिसमें ऐसी कुछ विशेष आकृति सी बनती हुई दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। लेकिन उसमें कुछ मेन तारे थे, जिसमें से एक मैंने आपको बताया था सप्तऋषि, जिसमें 7 मेन तारे होते हैं। लेकिन ये पूरे लाखों तारों की, यानी कि मिलियन तारों की बात कर रहा है। तो इन मिलियन तारों के समूह को क्या कहते हैं? गैलेक्सी। और पूरा जो ब्रह्मांड है ऐसी लाखों गैलेक्सियों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन के बारे में, और इस क्वेश्चन का सही आंसर मैंने आपको बता दिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आकाशगंगा। चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा में कौन कौन शामिल है? अभी मैंने आपको बता तो दिया कि करोड़ों तारे शामिल हैं, तो क्या गैसें भी शामिल है? तो क्या बादल भी शामिल है, या सभी शामिल हैं? तो देखिए करोड़ों तारों के साथ साथ आकाशगंगा में गैसें भी मिलती हैं, बादल भी मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है? देखिए अभी मैंने आपको सेकंड लास्ट क्वेश्चन में बताया कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। कि आकाशगंगा के समूह से मिलकर, यानी कि बहुत सारी आकाशगंगा जिसमें लाखों करोड़ों तारे होते हैं, ऐसी बहुत सी मिलियन आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी को मिलकर एक ब्रह्मांड बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। अब ये देखिए इस फिगर को समझना बहुत ज़रूरी है, ये एनसीईआरटी में दी गई है और इससे क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे ये बना था अभी, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है? लाखों आकाशगंगाओं के मिलने से। इस फिगर को समझते हैं। देखिए ये सबसे आउटर लेयर दे रखी है ब्रह्मांड की, यानी कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? हजारों लाखों करोड़ों आकाशगंगाओं के मिलने से। और इसी आकाशगंगा में हमारा सोलर सिस्टम पाया जाता है। ऐसे बहुत से सोलर सिस्टम होंगे, लेकिन जो अभी तक वेल नोन सोलर सिस्टम है वो है हमारा अर्थ वाला सोलर सिस्टम, जिसमें अर्थ एग्जिस्ट करती है, जिसमें सन सेंटर पॉइंट पे है। तो अभी तक तो यही ज्ञात है, लेकिन अभी और भी लगभग 3200 के करीबन ऐसे सोलर सिस्टम खोजे गए हैं, लेकिन उनका अभी खोज जारी है। तो एक वेल नोन सिस्टम तो हमारे पास है ही, सोलर सिस्टम। उसके अलावा भी बहुत से सोलर सिस्टम है, यानी कि अगर कहें तो सोलर सिस्टम को मिलाकर बनी आकाशगंगा, और आकाशगंगा यानी कि लाखों करोड़ों आकाशगंगाओं से मिलकर बना ब्रह्मांड। और इसी सोलर सिस्टम में हमारी एक अर्थ, यानी कि हमारा प्लेनेट अर्थ, जिस पे हम विद्यमान हैं। तो आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? लाखों करोड़ों आकाशगंगाओं से मिलने से। और आकाशगंगा का निर्माण कैसे होता है? विभिन्न सौरमंडलों के मिलने से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले यानी कि रिंग्स पाए जाते हैं? अब आपको पता होगा कि शनि के चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं, तो क्या बृहस्पति और यूरेनस के चारों ओर भी रिंग्स पाए जाते हैं? देखिए एनसीईआरटी में क्लियरली एक लाइन लिखी है कि इन तीनों ग्रहों के चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं। मेजरली तो इन्हीं के, शनि के चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं,
जिनको क्लियरली देखा जा सकता है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और यहाँ पे भी बृहस्पति और यूरेनस के चारों ओर भी धुंधले धुंधले रिंग्स पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सभी। और एनसीईआरटी में ये तीनों दे रखे हैं, तो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो फिर आपको तीनों ही देने हैं ये आंसर, यानी कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस, यानी कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षा के बीच पाए जाते हैं। अभी हमने क्षुद्र ग्रह की बात की थी, एस्ट्रॉयड की बात की। इस फिगर को देखिए, यहाँ आपको एक एस्ट्रॉयड बेल्ट दिख रही होगी, यानी कि क्षुद्र ग्रह की एक बेल्ट दिख रही होगी। और देखिए ये किन दो ग्रहों के बीच में है, मार्स और जुपिटर, यानी कि मंगल और बृहस्पति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्स और जुपिटर के बीच आपको एस्ट्रॉयड की एक बेल्ट मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। तो ये थे हमारे एनसीईआरटी के चैप्टर से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहेंगे अगर एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चन बनते हैं तो। और अगर एनसीईआरटी में से क्वेश्चन बना तो इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हमने हर पॉसिबल लाइन से क्वेश्चन बनाने की मैक्सिमम ट्राई की है। फिर भी अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन होगा तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो, यानी कि हम इस चैप्टर को आज यहाँ ख़त्म नहीं कर रहे हैं। एनसीईआरटी तो हमने पढ़ ली, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत कुछ है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड, जो एनसीईआरटी के बाहर से होंगे लेकिन वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको वो क्वेश्चन करने भी बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हम सारा मटेरियल एक साथ लेकर चलेंगे, यानी कि एनसीईआरटी पढ़ ली तो यहीं छोड़ देंगे। तो आपको सारा का सारा कंटेंट यहीं पर एक साथ ही पढ़ने को मिलेगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होगी। एनसीईआरटी में इस चैप्टर के बाद कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं एक्सरसाइज में, उनको भी हम देख लेते हैं कि उसमें क्या है। तो देखिए ये हैं वो फिलिंग द ब्लैंक्स। अब आप इसको भी कर लेते हैं ताकि कुछ भी ना छूटे। हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे एनसीईआरटी का, तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स का क्या है, डैश का समूह जो विभिन्न प्रतिरूप मीन्स आकृतियों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया है कि तारों का वह समूह जो एक विभिन्न आकृति का निर्माण करता है वो क्या कहलाता है, नक्षत्र मंडल। स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाएंगे आप, यहाँ तो आ जाएगा तारे, ठीक है, यानी कि तारों का समूह। और यहाँ क्या आएगा, नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल, ठीक है, याद रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली जो सफ़ेद रंग की पट्टी में हमको दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आकाशगंगा, आकाशगंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश पृथ्वी के सबसे करीब है। देखिए ये सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है अगर हिंदी में पढ़े तो, लेकिन अगर इसी को इंग्लिश में पढ़ा जाए, देखिए रीड करना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश में। इज़ द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी क्या होती हैं, पिंड। अगर मैं यहाँ कुछ ना बताऊँ आपको कि क्या करना है, तो आप तो तारा का हिसाब से भी लगा सकते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, सूर्य है। लेकिन नीचे उसने तारा नहीं, उसने पिंड पूछा है। पिंड में कौन कौन आता है, मैंने आपको साफ बताया था कि पिंड में ग्रह भी आते हैं और उपग्रह भी आते हैं और तारे भी आते हैं। अगर मैं ग्रह की बात करूं तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह हम अगली जो वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे कि पृथ्वी के नज़दीक का सबसे ग्रह कौन सा है, सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है पृथ्वी के नज़दीक। तो देखिए पृथ्वी के लेफ्ट साइड में भी है, राइट साइड में भी है, तो पता कौन सा चले वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तो बताऊँगा ही, यहाँ पर भी थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। तो देखिए पृथ्वी के सबसे नज़दीक उसकी जो जुड़वां सिस्टर बोला जाता है, यानी कि ट्विन सिस्टर बोला जाता है, शुक्र, वो है। तो क्या शुक्र को लगा दे यहाँ पर, लेकिन नहीं, शुक्र तो बहुत दूर है। उससे पहले भी हमारे पास पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, जिसकी दूरी आज हमने पढ़ी है कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, मून। और जो शुक्र ग्रह है वो 3,84,000 से तो बहुत अधिक है, इसलिए यहाँ हम सेलेस्टियल बॉडी यानी कि आकाशीय पिंड, ऊपर नहीं दे रखा आकाशीय पिंड, लेकिन अगर नीचे देखें तो दे रखा है आकाशीय पिंड। सेलेस्टियल बॉडी आकाशीय पिंड को बोला जाता है, तो आकाशीय पिंड में उपग्रह भी शामिल है। तो हमें वो सबसे क्लोजेस्ट बताना है जो अर्थ के नज़दीक है। तो अर्थ के नज़दीक सबसे ज़्यादा कौन है, मून ही है, वो भी कितना, 3,84,400 किलोमीटर।
और अगर सन की बात करें तो सन कितने करोड़ किलोमीटर दूर है, याद रखिए यूनिट में बोल रहा हूँ करोड़ किलोमीटर, तो वो है 15 करोड़ किलोमीटर। और अगर मिलियन किलोमीटर में पूछूं तो मिलियन किलोमीटर के हिसाब से कितना हो जाएगा, 150 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मून यानी कि चंद्रमा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रहों के पास डैश तथा डैश नहीं होती। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रहें जो होते हैं वो किसके चारों ओर मूव करते हैं, सन के चारों ओर मूव करते हैं। और ग्रह के पास अपना क्या नहीं होता, प्रकाश नहीं होती और हीट भी नहीं होती, यानी कि प्रकाश और ऊष्मा दोनों ही नहीं होते, प्रकाश और ऊष्मा। तो ये तो था हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। इसके अलावा अब जो एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई थिंक 5th क्वेश्चन रह गया हमारा, तो 5th को भी देख लेते हैं। डैश सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। अब पहले हम सीक्वेंस बोल के देख लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि तीसरा ग्रह कौन सा है सूर्य के नज़दीक का। तो देखिए सबसे पहले आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, यानी कि 3rd नंबर पे कौन है, हमारी अर्थ। और अर्थ से याद आया कि अर्थ साइज में कौन सा ग्रह है, कौन से नंबर का ग्रह है, तो 5th, यानी कि सीक्वेंस में, डिस्टेंस के सीक्वेंस में तो है 3rd, ठीक है, और साइज के सीक्वेंस में कौन सा है, 5th। तो याद रखिएगा, अर्थ के रिलेटेड में तो आपको हर चीज़ याद रखनी है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। तो ये था हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की होगी जो एनसीईआरटी के बाहर से होंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपके लिए ऐसे यूज़फुल कंटेंट लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।